सभी छात्रों का जैमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आगरा रोड मैनपुरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में ये प्राचीन कालीन शिक्षा पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षा हमारी वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन दो प्रणालियों में जो हमारा प्राचीन काल है जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, तो दो कालों में उनको जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा का जो हमें आधार है, जो स्रोत है, वो हमारे वेदों से मिलता है। वेदों में हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, जीवन और दर्शन का ज्ञान होता है और इनका काल लगभग जो वैदिक काल है वो लगभग 2500 से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, जिसमें जैसे विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के समान प्राचीन काल में भी भारतवासियों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, तो इसमें हम लोग अगले उस पर चलते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, इसमें हम लोग समझते हैं। पहला जो उद्देश्य था वो था स्वस्थ चरित्र, अच्छे चरित्र का निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप चरित्र का निर्माण करना था। अतः सरल जीवन, सदाचार, सत्याचरण एवं अहिंसात्मक व्यवहार और ब्रह्मचर्य उनके दैनिक जीवन के अंग थे। इसके लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक था वैदिक काल में। दूसरी जो प्रमुख जो विशेषता थी वो था व्यक्तित्व का समन्वित विकास। गुरुकुल जो हमारी जो वैदिक काल में जो हम लोग विद्यालय जो संज्ञा दी जाती थी वो गुरुकुल की संज्ञा दी जाती थी, गुरुकुल उनको बोला जाता था। तो गुरुकुल प्रणाली के अनुसार जो मानव का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, ये प्रमुख उद्देश्य उन्होंने बताया है। इसके लिए धार्मिक भावना का विकास किया जाना आवश्यक है। आप में धार्मिकता आनी चाहिए, उस पर विशेष बल दिया जाता था वैदिक काल में। प्रारंभिक शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी, जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं, आज भी माने जाते हैं। तो विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी। नियमित संध्या उपासना वो एक आवश्यक पाठ्यक्रम का अंग था। धार्मिक उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते थे, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था और छात्रों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, इस पर बहुत बल दिया जाता था। अगली विशेषता जो थी वो थी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण। वैदिक काल में विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे वे अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण करें, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकें, और यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय एवं कार्यों का आधार वर्ग व्यवस्था थी। पिता जो व्यवसाय करता था उसकी शिक्षा पुत्र को देता था। पुत्र भी पारिवारिक संस्कृति तथा परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने में, आगे चीज़ को पहुंचाने में, जो उन्हें अपने पिताजी से, पूर्वजों से मिली है, वो उसको आगे पहुंचाते थे। अगली विशेषता जो थी दायित्वों के निर्वाह की क्षमता। दायित्वों के निर्वाह की क्षमता, इसमें क्या होता था? गुरुकुल शिक्षा व्यक्ति को उसके स्वयं के प्रति कर्तव्यों का बोध तो कराती ही थी,
साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों का भी बोध कराती थी। समाज का एक आप आवश्यक अंग है, समाज का ऋण है आप पर, आप जो कुछ भी ले रहे हो वो समाज से ले रहे हैं, और फिर आपको अध्ययन करने के पश्चात अपना जीवन समाज के लिए ही समर्पित करना है। ये होती है दायित्वबोध, इसको दायित्वबोध भी कहते हैं। तो दायित्वों के निर्वाह की क्षमता वैदिक काल में एक प्रमुख विशेषता थी, जैसे परोपकार, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सेवा, गुरु तथा वृद्धजनों का सम्मान एवं सेवा आदि अनेक प्रकार के कार्य जो हमें इस शिक्षा के द्वारा बताए जाते थे। अगली जो विशेषता है ज्ञान और अनुभव पर बल। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने पर बल दिया जाता था। उस समय जैसे आज होता है, उपाधि के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्र जो योग्यता अर्जित करता था उसका आकलन, उसका मापन प्रसिद्ध विद्वानों की सभा में छात्रों के ही द्वारा विद्वानों के द्वारा प्रश्न पूछकर, या दूसरे शब्दों में कहें शास्त्रार्थ विधि से उसकी योग्यता का आकलन किया जाता था। और वैदिक युग में आज की तरह शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना और व्यवसाय करना नहीं था। उस समय जो प्रमुख उद्देश्य था वो अर्पित ज्ञान को आत्मसात करना। सही अर्थों में आज की उसमें जो कहना चाहिए लर्न का मतलब क्या होता है? आत्मसात करना, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना। आज हम सीख जाते हैं लेकिन अपने ज्ञान को हम लोग उसको दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। अगला जो उद्देश्य था वो चित्तवृत्तियों का निरोध था। चित्तवृत्तियाँ क्या होती हैं? कुछ मानव में जन्मजात वृत्तियाँ होती हैं जो मानव को धीरे धीरे पतन के गर्त की ओर ले जाती है। तो हमें जो प्राचीन काल में ज्ञान दिया जाता था उसमें यही सिखाया जाता था कि आप उन चित्तवृत्तियों को नियंत्रण रखें, अपना विकास करें, आध्यात्मिक विकास करें, समाज का विकास करें। तो ऐसी वृत्तियों का नियंत्रण करें, अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करें। ये हमें आध्यात्म और उस समय के ज्ञान के द्वारा सिखाया जाता था। ये उद्देश्य था प्रमुख। अगला प्रमुख उद्देश्य है इसमें व्यावसायिक कुशलता का विकास। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि केवल उस समय छात्र अध्ययन कर लेता था तो केवल ऐसे ही केवल पढ़ाकर ही काम चलाता था, ऐसा नहीं था। उस समय कुछ व्यावसायिक विषय भी पढ़ाए जाते थे जिससे छात्र अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था भी कर सके। उस समय ऐसी व्यवस्था थी। उस समय ऐसे पाठ्यक्रम को इन विषयों में 2 तरह के विषयों में बांटा गया था, भौतिक में और अभौतिक या परा में, आध्यात्मिक विषयों में बांटा गया था। तो उस समय भी संघर्ष था, आज की तरह उस समय भी संघर्ष होता था अपने जीवन निर्वाह के लिए, उस समय भी संघर्ष था। तो एक प्रमुख उद्देश्य था व्यावसायिक कुशलता, व्यावसायिक कौशल प्रदान करना छात्रों को। तो ये तो कुछ हमारे उद्देश्य थे। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसमें वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, क्या क्या शिक्षा में हमें विशेष देखने को मिलता है जो उस समय की शिक्षा को विशेष बनाता है, ये हम आगे इसमें देखेंगे। अब हम चर्चा करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं, जिसमें पहला आता है उपनयन संस्कार। क्या होता था उपनयन संस्कार? उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, यानी कि विद्यार्थी को, जो बटुक होते थे, विद्यार्थी होते थे, उनको गुरुजी के पास ले जाया जाता था। गुरुजी कुछ उनसे प्रश्न करते थे कि आप क्यों आए हैं। बालक कहता था मैं ब्रह्मचारी बनने आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए इस उद्देश्य से आया हूँ। इस तरीके से उसमें उनको वार्तालाप होता था। ये उनकी जो है एक प्रक्रिया होती थी। इसके बाद उनका उपनयन संस्कार होता था, जिसमें वह ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए अलग अलग आयु निर्धारित थी। जैसे कि ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष
क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा 12 वर्ष वैश्यों के लिए ये इस उम्र में इनका उपनयन संस्कार होता था। और ये जिसको कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में ये प्रवेश कर जाते थे, यानी कि आप ये अध्ययन करेंगे और गुरुकुल में रह के गुरु की सेवा करेंगे। दूसरा, शिक्षण का समय। क्या शिक्षण का समय होता था, टाइम टेबल क्या होता था इनका, ये चीज़ अलग अलग जगहों पर अलग अलग आती है, लेकिन कहीं किसी जगह पर जो कुछ विद्वान एक मत है वो बताते हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विद्यार्थी अपना नित्य क्रियाएं कर कर ब्रह्म मुहूर्त में कुछ उनका अपना जो है इसको कहते हैं रिवीजन, अध्ययन, स्मृति बढ़ाने के लिए उनको रिवाइज करते थे। फिर उसके बाद वो अपने आस पड़ोस के गाँव में जाकर भिक्षाटन जिसको बोलते हैं, भिक्षा, गुरुजी के लिए भिक्षा, लकड़ियाँ, अन्न वगैरह सब इकट्ठा करके जंगल से गांव से लेके आना, भोजन की व्यवस्था करना, नहाना धोना, भोजन करने के बाद फिर विश्राम करना, फिर सायं समय में फिर अध्ययन के लिए बैठ जाना। इस तरीके से इनका कुछ टाइम टेबल रहता था। शिक्षा की अवधि, यानी पूरी क्या अवधि होती थी जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जो मुख्य पाठ्यक्रम था, जो आवश्यक पाठ्यक्रम था, वो लगभग 24 वर्ष की आयु तक उनको पूर्ण कर लेना होता था। उसके बाद 25वें वर्ष में वो ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाते थे। लेकिन कुछ लोग जो अध्ययन के प्रति रुचि रखते थे या विशेष अध्यापन कार्य को ही अपना व्यवसाय चुनते थे, वो उसमें आगे के लिए फिर और पढ़ाई कर सकते थे और अध्ययन करते थे। 36 वर्ष तक जो पढ़ते थे उनको रुद्र बोलते थे, 48 वर्ष तक जो पढ़ते थे उनको आदित्य बोलते थे। इस तरीके से उनको उपाधियां तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा बोलते थे उनको। फिर आता है इनका पाठ्यक्रम, करिकुलम। पाठ्यक्रम क्या होता था इनका? पाठ्यक्रम को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। एक था भौतिक विषय जिसको अपरा बोलते थे, लौकिक भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, और एक होता था आध्यात्मिक विषय जो परा विद्या होती थी, वो आध्यात्मिक। भौतिक विषय में कौन कौन से होते थे? जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ विद्या, औषधि शास्त्र, शल्य विद्या, धनुर्विद्या, ऐसी इस प्रकार की कई प्रकार की विद्याएं जो भौतिक जगत में उनके उपयोगी होती थी, वो विद्याएं सिखाई जाती थी। दूसरा होता था आध्यात्मिक विषय। वो विषय थोड़ा सा कठिन होते थे, जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र, ये सब विषय जो हैं अपरा विद्या में आते थे। और ब्राह्मण छात्रों के लिए धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन तथा क्षत्रियों के लिए सैन्य शिक्षा एवं राजनीति का अध्ययन आवश्यक था, कंपल्सरी था। फिर आती है हम लोग अगली विशेषता इसकी आती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होती थी? इसमें मुख्यतः मौखिक विधि का प्रयोग उस समय में प्राचीन काल में मौखिक विधि का प्रयोग किया जाता था। मौखिक विधि से शिक्षक पाठ को पढ़ाते थे, उसके बाद छात्रों को चिंतन मनन के लिए कहा जाता था। गुरुजन प्रश्नोत्तर, वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग करते थे। इनके माध्यम से चिंतन मनन, निर्णय तथा व्यक्तित्व आदि के गुणों का विकास किया जाता था। इस काल में एक चीज़ और विशेषता है जो आज भी चलती है, मॉनिटोरियल, यानी कि मॉनिटर की व्यवस्था उस काल में प्रचलित थी। क्या होता था इसमें कोई योग्य या अधिक होशियार प्रतिभाशाली जो बालक होता था वो अन्य छात्रों को पाठ याद करवाता था, उनको पढ़ाता था, या ऐसे कहें उच्च कक्षा के छात्र निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे। इस काल में भी जैसे विधियाँ आज होती है वैसे ही सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन एवं निगमन विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा वर्णन आता है। फिर अगली विशेषता जो बहुत ही मुख्य और प्रमुख विशेषता है वो है कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध था। तो गुरु और शिष्य के क्या संबंध थे उस समय? गुरु और शिष्य में गुरुओं के कुछ अपने दायित्व थे और कुछ शिष्यों का अपना दायित्व था। तो शिष्य के क्या कर्तव्य थे? जैसे भिक्षा मांगना, लकड़ी काट कर लाना, पशु चराना, आश्रम में पानी की व्यवस्था करना, अध्ययन करना और गुरु जी की आज्ञा का पालन करना।
अब वो उस समय बालक, चाहे वो राजा का हो चाहे किसी गरीब का हो, उन सभी बालकों के ये कर्तव्य थे, सभी को ये करना पड़ता था। कुछ गुरु के भी कर्तव्य थे, जैसे गुरु अपने छात्रों को अपने पुत्रों की तरह, अपने बच्चों की तरह रखते थे, अपने साथ उनके वस्त्रों की व्यवस्था करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनकी चिकित्सा सेवा आदि करना। और जो योग्य छात्र हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उनको विशेष रूप से उत्साहित करना पढ़ने के लिए। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संबंध उसमें बड़ा मधुर थे, आदर्श थे। अगला जो विशेषता है वो अनुशासन और दंड, बहुत आवश्यक चीज़ है, आज भी है। तो विद्यार्थी का जीवन पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन था, जिसमें उसको रहने की, सहने की, खान पान, वेशभूषा संबंधी नियमों का बड़ी कठिनाई से पालन करना पड़ता था। सभी छात्र अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे और स्व अनुशासन था, सेल्फ डिसिप्लिन था उस समय। गुरुकुल के सभी छात्रों को जीवन शैली एक सी होती थी, सभी छात्रों की जीवन शैली एक सी थी। दंड देने की भी प्रथा थी। दंड में उनको समझाना, बच्चों को उपदेश देना, उपवास आदि की व्यवस्था थी। और शारीरिक दंड के विषय में वैसे मतभेद आता है, बहुत कठिन दंड नहीं देने की व्यवस्था थी, ऐसा मानना है विद्वानों। भवन कैसे होते थे उस समय के? भवन की क्या विशेषता थी? शिक्षालय जिसको बोलते हैं। जो विद्यार्थी विहार भी होते थे उस समय, और देवालय भी होते थे, उनके लिए भवन हुआ करते थे। और वैसे सामान्यतः शिक्षण कार्य खुले में, प्रकृति की गोद में, वृक्षों के नीचे होता था। वृक्षों के नीचे शीतल छाया में गुरु शिष्यों को बैठाकर पढ़ाते थे। अगला है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में सभी को पता है गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली थी, छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। यही गुरुकुल पद्धति कहलाती है। आज भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ लोग उसी प्राचीन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, और आधुनिकता भी है, आधुनिक विषय भी पढ़ाते हैं उसमें। तो ऐसे बहुत से हैं लोगों ने अपने गुरुकुल खोले हैं, जिसमें सरकार का कोई भी दखल नहीं है। छात्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घर घर जाकर भिक्षा प्राप्त करना, श्रवण मनन विधि, निधि ध्यासन जिसको बोलते हैं, ध्यान आदि, प्राणायाम, ये सारी प्रक्रियाएं उनके उस आश्रम में होती थी, प्रकृति की गोद में। इन गुरुकुलों में छात्र लगभग 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते थे, विद्या का अभ्यास करते थे। समय समय पर विद्वानों के सम्मेलन भी इन गुरुकुलों में होते थे। गुरुकुल के अतिरिक्त अन्य शिक्षा संस्थानों का प्रचलन भी था। कुछ अन्य शिक्षा संस्थानों के भी आते हैं, जैसे चरण, घटिका, टोल, परिषद। चरण क्या होती थी? इसमें एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा देता था। घटिका जो संस्था होती थी वो धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा अनेक शिक्षक देते थे। टोल एक होती थी, टोल में एक ही शिक्षक केवल संस्कृत भाषा को शिक्षा देता था। ऐसे छोटी छोटी संस्थाएं भी होती थी। परिषद होती थी जिसमें लगभग 10 शिक्षकों की एक परिषद विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करती थी। एक होती थी चतुष्पथी, इसे ब्राह्मणीय विद्यालय भी कहा जाता था। इसमें एक ही शिक्षक दर्शन, पुराण, विधि तथा व्याकरण की शिक्षा देते थे, इसको बोलते थे चतुष्पथी। कुछ विशेष विद्यालय भी होते थे, जैसे कि चिकित्सा से संबंधित विशेष विद्यालय, विज्ञान से संबंधित, कृषि, इसमें प्रमुख विषय होते थे। ये वाणिज्य, सैन्य शिक्षा का विद्यालय होता था, आज भी होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होती थी। शिक्षा में अन्य विशेषताओं में जो मुख्य आती है वो परीक्षा प्रणाली है। प्राचीन काल में की परीक्षा प्रणाली परीक्षा विहीन थी। गुरु तो नया पाठ तब पढ़ाता था जब छात्र पहले पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरह से कंठस्थ कर लेता था। जब छात्र प्रतिदिन के पाठ को अगले दिन सुनाते थे तब वे अपनी कमियों त्रुटियों को दूर कर लेते थे। उस समय आश्रमों में शास्त्रार्थ की प्रथा प्रचलित थी। आचार्य अपने आश्रम के विद्यार्थियों को 2 समूहों में बांटकर उनके बीच
शास्त्रार्थ कराते थे। शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थी को स्थानीय विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था, जहां वह विद्वानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता था। इस संस्कार को समापवर्तन संस्कार कहलाता था। यहाँ से उसकी शिक्षा संपन्न होती थी। ये वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी। आज के वीडियो में हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या थी, विशेषताएं क्या थी, ये पढ़ा। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्धकालीन शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।